हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं फर्स्ट चैप्टर से जो है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के जो भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जो फर्स्ट चैप्टर है। और ये जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, ये लॉन्ग में शॉर्ट में किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हर बार का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिएगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवृत्त बीजी पुष्प में युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक के विकास का वर्णन कीजिए। क्या बोल रहा है कि गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवृत्त बीजी पुष्प में, जो आवृत्त बीजी पुष्प होते हैं उनमें युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक का विकास का वर्णन कीजिए। पुष्प, जो आवृत्त बीजी पुष्प हैं उनमें युग्मनज जो होते हैं, युग्मनज से लेकर बीजांड बनने तक की प्रक्रिया को हमें समझाना है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ठीक। देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए, जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, उस मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्या होता है, गुरु बीजाणु या भ्रूण कोश का निर्माण होता है। फिर से ध्यान दीजिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका है, इस मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। भ्रूण कोश कह सकते हैं या फिर गुरु बीजाणु भी कह सकते हैं। इसमें भ्रूण कोश का, जब मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें भ्रूण कोश का निर्माण होता है। और इसी प्रक्रिया को, जो भ्रूण कोश का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। अब आगे देखिए, इसमें 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। कितने गुरु बीजाणु बनते हैं, मात्र कोशिका में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक, जो प्रायः रैखिक चतुष्क रूप में विन्यासित रहते हैं। और ये चारों क्या होते हैं, चतुष्क रूप में विन्यासित रहते हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं में प्रायः एक गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। इनमें जो 4 गुरु बीजाणु होते हैं, इन चारों गुरु बीजाणु में से कोई एक ऐसा गुरु बीजाणु होता है जो सक्रिय रहता है, बाकी 3 सक्रिय नहीं होते हैं। जो सक्रिय रहता है वो क्या करता है, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। जो सक्रिय होता है वो मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। और ये जो कोशिका होती है, इस प्रकार गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने के विकास को बीजांड कहते हैं। क्या कह रहा है कि इस प्रकार एक गुरु बीजाणु से, एक हमने कहा अभी कि एक गुरु बीजाणु में कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 गुरु बीजाणु में से एक सक्रिय होता है और वही एक सक्रिय मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, ठीक। मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका वही होती है जो गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। और इसी प्रकार के गुरु बीजाणु से, जो सक्रिय है, इसी प्रकार के गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने के विकास को बीजांड कहते हैं, ठीक। इस प्रकार एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश बनने के विकास को, जो भ्रूण कोश बनता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी के विकास को बीजांड कहते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया गुरु आवृत्त बीजी पुष्प में युग्मनज से लेके बीजांड बनने तक का विकास का वर्णन, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष, देखिए, भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके जितने भी प्रकार हैं इसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले भ्रूणपोष हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे भ्रूणपोष का निर्माण त्रिसंयोजी मतलब
3 एंड त्रिगुणक, ठीक, 3 एंड त्रिगुणक, उसी को त्रिसंयोजी भी कहते हैं। त्रिसंयोजी से बने एक भ्रूण पोष केंद्रक के बार बार विभाजित होने से होता है। क्या कह रहा है? भ्रूण पोष का निर्माण कैसे होता है? त्रिसंयोजी से बने एक भ्रूण पोष, त्रिसंयोजी से एक भ्रूण पोष बना होता है जिसके केंद्रक में बार बार विभाजन होने से होता है भ्रूण पोष का निर्माण। परिवर्धन के आधार पर भ्रूण पोष 3 प्रकार के होते हैं। परिवर्धन के आधार पर भ्रूण पोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, केंद्रीय भ्रूण पोष, कोशिकीय भ्रूण पोष तथा हेलोबियल भ्रूण पोष, ठीक। अब देखिए केंद्रकीय भ्रूण पोष, देखिए अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में इस प्रकार बने अनेक केंद्रकों के विभाजन के साथ भित्तियों का निर्माण नहीं होता है। फिर से क्या कह रहा है? अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें अनेक केंद्रक होते हैं और जो केंद्रक होता है उनमें विभाजन के साथ साथ भित्तियों का भी निर्माण नहीं होता है। विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण नहीं होता है। और भ्रूण पोष केंद्रकीय होता है। भ्रूण पोष कैसा होता है? केंद्रकीय होता है, उसमें केंद्रक होते हैं। इसमें प्राय केंद्र में एक बड़ी केंद्रकीय रिक्तिका होती है। इसमें क्या होता है? इसके केंद्र में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है कि केंद्र में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, उसके केंद्र में केंद्रीय रिक्तिका स्थित होता है, जैसे कैप्सेला, ठीक, कैप्सेला में। अब देखिए कुछ अन्य उदाहरण के बाद ये भित्तियाँ बन जाती हैं। कुछ अन्य उदाहरण के बाद ये क्या हो जाती हैं? भित्तियाँ बन जाती हैं, तो कोशिकीय संरचना होती हैं। देखिए यहाँ दूसरा क्या है? कोशिकीय, उसी को बोला है कि कुछ अन्य उदाहरण के बाद भित्तियाँ बन जाती हैं। केंद्र की रिक्तिका क्या होती हैं? कुछ उदाहरण के बाद ये भित्तियाँ बन जाती हैं और इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय संरचना होती है। भित्तियाँ बन जाती है तो ये कोशिकीय संरचना होती है, जैसे नारियल, धतूरा, ठीक, नारियल और धतूरा। कभी कभी भ्रूण पोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद, कभी कभी भ्रूण पोष क्या होता है? केंद्रक में जो प्रथम विभाजन होता है, भ्रूण पोष के केंद्रक में जो प्रथम विभाजन होता है, उस विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। फिर से ध्यान दीजिए, भ्रूण पोष केंद्रक, जो भ्रूण पोष केंद्रक होता है उसमें प्रथम विभाजन के बाद, भ्रूण पोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद भ्रूण पोष का जो केंद्रक होता है उसमें क्या होता है? प्रथम विभाजन होता है। और इस केंद्रक में प्रथम विभाजन के बाद क्या होता है? कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। जब प्रथम विभाजन हो जाएगा तो उसमें फिर कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। इसके बाद दोनों केंद्रक भ्रूण कोश के अलग अलग भागों में विभाजित होते रहते हैं। क्या होते हैं? जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है तो दोनों केंद्रक क्या होते हैं? भ्रूण कोश के अलग अलग भागों में विभाजित होते रहते हैं। दोनों केंद्रक क्या होते हैं? भ्रूण कोश जो होता है उस भ्रूण कोश में अलग अलग विभाजित होते रहते हैं। अब कोई कोशिका भित्ति नहीं बनती, अब इसके बाद कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बनती है। ऐसा भ्रूण कोश हेलोबियल कहलाता है। ध्यान दीजिए, हेलोबियल क्या कहलाता है? इसके बाद दोनों केंद्रक, देखिए यहाँ से हेलोबियल क्या कहलाता है? भ्रूण कोश केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद, जब भ्रूण कोश केंद्रक है उसमें जब विभाजन होता है तो उसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और कोशिका भित्ति का निर्माण होने के बाद दोनों केंद्रक क्या होते हैं? भ्रूण कोश के अलग अलग विभागों में विभाजित होते रहते हैं। अब इसके बाद कोई भी कोशिका भित्ति नहीं बनती है और ऐसे भ्रूण कोश को हम क्या कहते हैं? हेलोबियम कहलाता है। इस प्रकार हेलोबियल भ्रूण कोश केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूण कोशों के माध्यम की स्थिति प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक।
कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भ्रूणकोष तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देख लेते हैं भ्रूणकोष और भ्रूणपोष में अंतर। देखिए, एक साइड हेडिंग डालेंगे भ्रूणकोष और दूसरे साइड हेडिंग डालेंगे भ्रूणपोष। देखिए, भ्रूणपोष एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। यह आवृतबीजी पौधों का मादा युग्मोद्भिद है। ठीक। भ्रूणपोष क्या है? त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। ये किससे विकसित होता है? त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है भ्रूणपोष। अनावृतबीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद एन ही होता है। अनावृत पौधों में ये क्या होता है? युग्मोद्भिद एन होता है। और वही भ्रूणकोष में गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु क्या होता है? गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। यह आवृतबीजी पौधों का क्या होता है? मादा युग्मोद्भिद है भ्रूणकोष। ठीक। दूसरा, यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों तथा कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना है। क्या है? ये केवल 8 केंद्रक तथा कुछ जीव द्रव्य, 8 केंद्रक और कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना है। भ्रूणकोष में अगुणित संरचना होती है। यह अनगिनत केंद्रों वाली भ्रूणकोष क्या है? अनगिनत केंद्रों वाली संरचना है जो प्रायः त्रिगुणित होता है। उसके बाद तीसरा है यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। क्या है? मादा जनन जो इकाई है उसको आश्रय देने वाली संरचना है। और वहीं भ्रूणकोष में यह एक पोषक ऊतक है। कैसा ऊतक है? पोषक ऊतक है। भ्रूणकोष एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय तथा अंकुरण के समय, भ्रूण जब बनता है उस समय और अंकुरण के समय पोषण प्राप्त करता है। उसके बाद चौथा है इनका अस्तित्व निषेचन से पूर्व होता है। इनका अस्तित्व कब होता है? निषेचन से पहले। और वही भ्रूणकोष का इसका निर्माण निषेचन के बाद। भ्रूणकोष में निषेचन के बाद होता है और वही भ्रूणकोष में निषेचन से पहले होता है। ये हो गया हमारा भ्रूणकोष और भ्रूणकोष में अंतर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा परागण क्या है? इसके कितने प्रकार हैं? इससे होने वाले लाभ व हानि का उल्लेख कीजिए। ठीक। तो चलिए इससे होने वाले लाभ और हानि का उल्लेख करते हैं। देखिए, हेडिंग डालेंगे परागण। परागण क्या है? तो हेडिंग डालेंगे परागण और लिखेंगे परागण क्या है। देखिए, किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर से, कोई पौधा है और उसके जो पौधे का पुष्प है उसके पुंकेसर से पराग कणों का उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की 2 प्रकार हैं। देखिए, पहले समझिए क्या है परागण। किसी भी पौधे का पुष्प ले लीजिए, मान लीजिए गुलाब ही है तो गुलाब के पौधे का क्या ले लीजिए? गुलाब का पुष्प ले लीजिए और उसके पुंकेसर से, गुलाब या फिर गुड़हल ले लीजिए, उसके पुंकेसर से क्या होता है? पराग कणों का उसी पौधे के पुष्प, उसमें जो गुड़हल का पराग कण है तो दूसरे पौधे के देखिए, किसी पौधे के पुष्प के पुंकेसर के पराग कणों का उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प, मान लीजिए गुड़हल के पराग कण क्या है? गुड़हल के पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, या फिर गुड़हल के पराग कण उसी पुष्प यानी गुड़हल के ही पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी अपने जाति में हो या फिर दूसरे जाति में। जैसे देखिए, बनिया है, शादी कर लेते हैं तो अपने ही जात में हो गया। अब दूसरा ले लीजिए, बनिया है और क्या है? सेठ जी हैं,
तो दोनों लोग का मान लीजिए विवाह हो गया, तो वो क्या हुआ, वो तो बनिया है और दूसरा सेठ है। तो वही चीज़ इसमें है, या तो उसी पुष्प के पराग पुंकेसर के परागकण का उसी पौधे के पुष्प या दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिका तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण के लाभ देखिए, स्वपरागण के क्या लाभ हैं। स्वपरागण में ज़्यादा परागकणों की ज़रूरत नहीं होती है। जो स्वपरागण होते हैं, यानी स्वपरागण का मतलब खुद की जाति में, ठीक। जैसे गुड़हल का पौधा है तो गुड़हल के पौधे से ही होगा, तो वही कह रहा है कि स्वपरागण में ज़्यादा परागकणों की ज़रूरत नहीं होती है। स्वपरागण की प्रक्रिया आसान और सुलभ होती है। ठीक, जैसे बनिया है, बनिया जाति में विवाह करना है तो हम खोज के कर देंगे, कोई वाद विवाद नहीं होगा। और वही दूसरे कास्ट के लोगों से करेंगे बनिया का विवाह तो क्या होगा, वाद विवाद होने लगेगा। और अपने कास्ट में करेंगे तो आसानी से और अच्छे से हो जाएगा। वही दूसरे कास्ट में होगा तो झगड़ा लड़ाई मारपीट सब कुछ होगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, स्वपरागण की प्रक्रिया आसान और सुलभ होती है, यानी खुद की जाति में आसानी से विवाह हो जाता है। तीसरा है, स्वपरागण में पैदा होने वाले बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। यानी जैसे बनिया का विवाह हुआ तो उनके अगर बच्चे हैं वो तो ठीक है, वो शुद्ध नस्ल के कहाएंगे। और वही बनिया और चमार से करवा देंगे तो वो शुद्ध नहीं कहलाएंगे, शुद्ध नस्ल नहीं होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग नस्ल के हैं। एक बनिया है, एक दूसरा कास्ट है, तो वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है, शुद्ध नस्ल है, यानी एक ही जाति के दोनों हैं। स्वपरागण में पैदा होने वाले बीज शुद्ध नस्ल के होते हैं। संतति में जाति के गुण वही रहते हैं, संतति में जो जाति के गुण रहते हैं वही रहते हैं स्वपरागण में, और इस प्रकार की जाति की शुद्धता बनी रहती है। इस प्रकार क्या होती है, जाति की शुद्धता बनी रहती है। अगर मान लीजिए जायसवाल में ही शादी विवाह करवा दिया जाए, ऐसे पीढ़ी चलता रहे, तब तो सही है, वो शुद्धता बनी रहेगी। और वहीं से अगर कोई क्या करे, उसी जायसवाल में से ही कोई ऐसा निकल जाए जो किसी अदर कास्ट से विवाह कर ले, तो अदर कास्ट से विवाह करेगा तो क्या होगा, उसकी जो शुद्धता रहेगी, उसकी जाति की शुद्धता नहीं बनी रहेगी, क्योंकि एक तो क्या है, वो जायसवाल है और दूसरे कास्ट से शादी किया है, तो उसके जो संतति होंगे, जो उनकी संतान होगी, वो क्या होगी, वो उनकी शुद्धता नहीं बनी रहेगी, हो जाएगा दोनों अलग अलग कास्ट के बच्चे उसमें हो जाएंगे। वही कह रहा है, संतति में जाति के गुण वही रहते हैं, इस प्रकार जाति की शुद्धता बनी रहती है। अब देखिए, स्वपरागण की हानि, स्वपरागण से हानि क्या है। लाभ तो देख लिए, अब हानि देखिए। लगातार स्वपरागण होते रहने से उत्पन्न बीज, लगातार स्वपरागण जब होता है तो उससे जो उत्पन्न बीज होते हैं वो संख्या में कम, हल्के, छोटे तथा दुर्बल व अस्वस्थ हो सकते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि स्वपरागण में रहने से उत्पन्न बीज, स्वपरागण में जो बीज उत्पन्न होंगे वो बीज क्या होते हैं, संख्या में एक तो कम होंगे, हल्के भी होंगे और छोटे तथा दुर्लभ व अस्वस्थ हो सकते हैं। ठीक, दूसरा हानि, स्वपरागण के पौधों में विकास की संभावनाएं कम होती हैं। स्वपरागण के जो पौधे होते हैं उसमें विकास की संभावनाएं कम होती हैं। अब देखेंगे परपरागण के लाभ। परपरागण से क्या लाभ है, यानी दूसरी जाति में विवाह करने से क्या लाभ है। तो देखिए क्या लाभ है विवाह करने से दूसरी जाति में। परपरागण में नई जातियां बनती है। दो जाति को मिला के विवाह करेंगे, अलग अलग दो जातियों को लेके विवाह करेंगे तो उसमें क्या होगा, नई जाति बनती है। ठीक, अब उसके बाद परपरागण से बने बीजों से, परपरागण से बने जो बीज होते हैं उन बीजों से पौधे मजबूत और स्वस्थ होते हैं।
अलग अलग कास्ट में जो विवाह हुए होते हैं और उनसे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत और स्वस्थ होते हैं। एग्जाम्पल हम बच्चा आप लोग को इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग को जल्दी याद हो सके। ऐसे आप लोग को निगेटिविटी बातें कुछ ज़्यादा लोग जल्दी पकड़ते हैं, इसीलिए आप लोग को ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आप लोग जल्दी इस चीज़ को समझ पाइए। पर परागण से बने बीजों से, जो उनके बीज होते हैं उनसे पौधे मजबूत और स्वस्थ होते हैं। अगला, पर परागण से बीज और फल ज़्यादा संख्या में बनते हैं। पर परागण से क्या होते हैं, बीज और फल ज़्यादा संख्या में बनते हैं। यानी दूसरे में जो कास्ट में शादी होते हैं कैसे होते हैं, लव मैरिज करके होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बीज और फल ज़्यादा संख्या में बनते हैं, यानी बच्चे क्या होते हैं, कुछ ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं। ये आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, सीरियस मत लीजिएगा। देखिए अगला है, पर परागण के जातियों में नए लक्षणों का विकास होता है। यानी पर परागण में दूसरे जाति के रहते हैं तो दोनों के क्या होते हैं कि दोनों के लक्षण, यानी दोनों जाति के लक्षण मिला करके बच्चे में आते हैं। तो वही कह रहा है कि पर परागण से जातियों में नए लक्षणों का विकास होता है। ठीक, अब देखेंगे पर परागण से क्या हानि है। देखिए, पर परागण के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। ठीक, पर परागण के लिए क्या होता है, किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। जैसे दूसरे कास्ट में विवाह करना होता है तो किसी न किसी के माध्यम से ही विवाह होता है। अब परिवार वाले भाई राजी नहीं होंगे तो क्या किया जाएगा, किसी न किसी को पकड़ा ही जाएगा, माध्यम बनाया जाएगा, किसी तरह करके करवाओ। पर परागण के लिए ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता होती है। पर परागण के लिए क्या होता है, ज़्यादा परागकणों की आवश्यकता होती है। पर परागण से पौधों की शुद्धता खत्म हो जाती है, इसकी शुद्धता खत्म हो जाती है। ठीक, यानी जो दादा परदादा के समय में जो शुद्धता बनी होती है पीढ़ियों में एक ही जाति से, वो आजकल क्या है, शुद्धता वो खत्म होती जा रही है। जो पसंद आया उसी से कर लो। अगला, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। पर परागण के लिए क्या होता है कि पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये तो खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक प्रारूपी बीजांड संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, एक प्रारूपी जो बीजांड है उसकी संरचना कीजिए और उसका सचित्र वर्णन यानी चित्र के साथ उसको बताइए। तो देखिए, प्रारूपिक बीजांड, एनाटापस बीजांड, पुष्पीय पौधों में बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, पुष्पीय पौधों में बीजांड या गुरु बीजाणुधानी अंडाशय के बीजांड सन पर स्थित होता है। पुष्पीय पौधों में जो बीजांड होता है, बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी, ये क्या होते हैं, अंडाशय के बीजांड सन पर स्थित होते हैं। एक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं। एक अंडाशय में कितने होते हैं, एक अंडाशय में एक बीजांड होंगे या फिर अनेक होंगे। देखिए इस प्रकार से आप इस फिगर को एग्ज़ाम में बना लीजिएगा। ये जो फिगर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आपको सचित्र वर्णन में ये देगा, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे बनेगा, कहाँ क्या नाम है। ठीक, आप इसी प्रकार बना के आप नाम लिखिएगा, उसके बाद आगे लिखेंगे। आप पेंसिल से ही नाम लिखिएगा, न कि पेन से। ठीक, देखिए बीजांड वृत्त, बीजांड एक वृत्त जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड वृत्त को हम फ्यूनिकल कहते हैं और इसी फ्यूनिकल के द्वारा अंडाशय के बीजांडसन भाग से जुड़ा रहता है। इसी फ्यूनिकल द्वारा क्या होता है, अंडाशय के बीजांडसन भाग से जुड़ा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक, हाइलम, देखिए ये जो हाइलम है
ये जो रेसा रेसा आपको दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक रेसा रेसा, ये क्या है? हाइलम है। उसके बाद अध्यावरण। अध्यावरण बीजांड एक अथवा दो सुरक्षात्मक आवरणों से ढका रहता है, जो अध्यावरण कहलाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए बाह्य व आंतरिक अध्यावरण, ये दोनों जो है ये क्या है? अध्यावरण है। बाह्य ये है और आंतरिक ये है। इससे क्या है? अध्यावरण से ये बीजांड ढका रहता है। एक अथवा दो सुरक्षात्मक आवरणों से ढका रहता है। देखिए दो दो सुरक्षात्मक आवरण है, इससे क्या है? ढका हुआ है। तीसरा नंबर पॉइंट हमारा है, देखिए पॉइंट वाइज करके आप एग्जाम में लिखिएगा, ऐसे आपको लिखने में भी सुविधा होगी। बीजांड द्वार पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है। ठीक, बीजांड द्वार पर क्या होता है? एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जो बीजांड द्वार कहलाता है। ये देखिए बीजांड द्वार पर क्या है? एक छिद्र यहाँ पे है, बीजांड द्वार, यहाँ छिद्र पाया जाता है और जो क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। यहाँ हमने लिखा है बीजांड द्वार, ये क्या कहलाता है? बीजांड द्वार कहलाता है। पराग नलिका बीजांड द्वार से ही बीजांड में प्रवेश करती है। देखिए जो पराग नलिका होगी, इसी बीजांड द्वार से क्या करेगी? इसमें प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। अगला, बीजांड काय बीज का केंद्रीय भाग या मुख्य शरीर विद्युतकी कोशिकाओं का बना बीजांडकाय होता है। बीजांडकाय बीज का केंद्रीय भाग, जो बीज का केंद्रीय भाग है, देखिए जो ये केंद्रीय भाग है उसी को बोला है, या मुख्य शरीर मृदुकी कोशिकाओं का बना बीजांडकाय होता है। किसका बना है? ये मृदुकी कोशिकाओं का ये बीजांडकाय। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है बीजांडकाय, ये किसका बना होता है? मृदुकी कोशिकाओं का। ये छोटा छोटा आपको जो दिख रहा है ये क्या है? मृदुकी कोशिकाएं हैं, इसी का बीजांडकाय बना होता है। आगे, भ्रूण कोश। बीजाणु धानी के मध्य में मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश स्थित होता है। किसके मध्य में? बीजाणु धानी के मध्य में। देखिए यहाँ पे भ्रूण कोश, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? मध्य में भ्रूण कोश है। ठीक, ये इतना आपको जो दिख रहा है ये क्या है? भ्रूण कोश के अंतर्गत वो है। ठीक, भ्रूण कोश के अंतर्गत है। देखिए मध्य में मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश स्थित होता है। एक प्रारूपी भ्रूण कोश 7 कोशिकीय व 8 कोशीय केंद्रक होता है। ठीक, देखिए इसमें जो केंद्रक होता है वो 7 कोशिकीय या 8 कोशिकीय केंद्रक होता है। आगे, इसमें बीजांड द्वारीय सिरे की ओर एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिका वाला अंड उपकरण, क्या कह रहा है? बीजांड द्वारीय सिरे की ओर एक अंड कोशिका व 2 सहायक कोशिका वाला अंड उपकरण तथा विपरीत सिरे की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिका होती हैं। देखिए यहाँ पे ये देखिए प्रतिमुखी कोशिका ये 3 है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है? बीजांड द्वारीय सिरे की ओर, ये जो बीजांड द्वार है इसके सिरे की ओर क्या है? कोशिका है, ये कोशिका है सिरे की ओर। सहायक कोशिका, अंड उपकरण, ये क्या है? अंड उपकरण। बीच में क्या है? अंड, ये सहायक कोशिका है, ये बीच में अंड उपकरण है। और क्या है? विपरीत सिरे पर, यानी यहाँ पे क्या है? 3 प्रतिमुखी कोशिका। देखिए प्रतिमुखी कोशिका। ठीक, ध्रुवीय केंद्रक भी इसको कहते हैं, इसको हम ध्रुवीय केंद्र कहते हैं अंड उपकरण को। ठीक, अब आगे देखिए, आगे है प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। बीच की केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। देखिए ये जो बीच में कोशिका है ये क्या है? ध्रुवीय केंद्रक है। कितने? 2 ध्रुवीय केंद्रक, इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। ठीक,
तो ये हमारा इस प्रकार से जो है कि क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है। देखिए द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, परिवर्धन या फिर विकास एक ही बात है। आपको परिवर्धन पूछेगा तो भी, विकास पूछेगा तो भी आप यही लिखिएगा। द्विबीजपत्री आपके एग्जाम में छपा हुआ है, अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास भ्रूण कोश या पट्टी के बीजांड से होता है। निषेचन के बाद जाइगोट बनाता है। क्या करता है? भ्रूण कोश का विकास भ्रूण कोश या पट्टी के बीजांड से होता है। बीजांड से होने के बाद निषेचन के बाद, बीजांड से होते हुए क्या करता है? निषेचन के बाद जाइगोट बनाता है, यानी जाइगोट का निर्माण करता है, जो विकसित होकर भ्रूण बनाता है। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की अवस्थाएं ये हैं। कौन कौन सी द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? गोलाकार अवस्था, हृदय अवस्था, टारपीडो अवस्था, परिपक्व अवस्था। उसके बाद देखेंगे इसका द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन नहीं है, ये इसी में है। द्विबीज भ्रूण का विकास या फिर परिवर्धन, ये इसी में है, दूसरा हेडिंग। देखिए विकास की प्रक्रिया क्या है। देखिए सबसे पहले शीर्ष कोशिका विभाजन होकर तने और जड़ों की एक वलय परत बनाती है। सबसे पहले शीर्ष कोशिका क्या करती है? विभाजित होती है और विभाजित होकर के तने और जड़ों की एक वलय परत बनाती है। इसके बाद भ्रूण के दोनों तरफ कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। भ्रूण के दोनों तरफ जो साइड कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? तेजी से विभाजित होने लगती हैं। तीसरा है केंद्र कोशिका से एक प्ररोह बनता है। केंद्र कोशिका से क्या बनता है? एक प्ररोह बनता है। भ्रूण का जो केंद्र है उस केंद्र कोशिका से एक प्ररोह बनता है, जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक और अर्धबीजपत्र बनाता है। चौथा पॉइंट है कोशिका वृद्धि के कारण टारपीडो अवस्था आती है। किसके कारण टारपीडो अवस्था आती है? कोशिका भित्ति के कारण। परिपक्व अवस्था में बीज जल खो देता है। परिपक्व अवस्था में बीज क्या कर देता है? जल को खो देता है और प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। तो इस प्रकार से द्विबीज भ्रूण का परिवर्धन कह लीजिए या फिर द्विबीज भ्रूण का विकास समाप्त हुआ। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए इस चैप्टर से आखिरी क्वेश्चन जो है वो है लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए या परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ठीक, तो देखेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है। माइक्रोस्पोरेंजिसिस। ठीक, देखिए लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के जरिए, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसी अर्धसूत्री विभाजन के जरिए लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या चीज़? अर्धसूत्री विभाजन के जरिए जो मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसी अर्धसूत्री विभाजन के जरिए लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को, लघु बीजाणु का जो निर्माण होता है इसके जरिए, अर्धसूत्री विभाजन के जरिए जो लघु बीजाणु का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यह प्रक्रिया पुष्प के पुंकेसर में होता है। प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो लघु बीजाणु होते हैं मात्र कोशिका का, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका का केंद्रक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। किसके द्वारा विभाजित होता है? मात्र कोशिका का जो केंद्रक होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होता है।
इस प्रकार के विभाजन से 4 केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं? 4 केंद्रक बनते हैं तथा प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या, प्रत्येक केंद्रक जो होते हैं, प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के केंद्रक से आधी या अगुणित रह जाती है। जो मात्र कोशिका होता है उसके केंद्रक से आधी या अगुणित, आधा कह लीजिए या फिर अगुणित कह लीजिए, ये रह जाती है। द्विबीजपत्री पौधों में, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें सामान्यतः चारों केंद्रक बनने के बाद ही कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। चारों केंद्रक बनने के बाद, जब चारों केंद्रक बन जाते हैं तो उसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। चारों केंद्रक बनने के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। देखिए फिगर इस प्रकार से है, आप फिगर को ज़रूर बना लीजिएगा। विदाउट फिगर के आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। चतुष्फलकीय, क्रमित, क्राशित, लंबवत, टी आकार। ठीक, इस प्रकार से आप फिगर ज़रूर बना लीजिएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे आवृतबीजी पौधों में बीजाणु चतुष्क। ठीक, यानी इसी के बारे में देखिए। अर्धसूत्री विभाजन से विभिन्न विधियों द्वारा बनने वाली 4 कोशिकाएं, अर्धसूत्री विभाजन से जो विभिन्न विधियों के द्वारा क्या बनती हैं, जो 4 कोशिकाएं बनती हैं वो 4 लघु बीजाणु अथवा गुरु बीजाणु होती हैं। चारों कोशिकाएं क्या होती हैं? लघु बीजाणु अथवा गुरु बीजाणु होती हैं। विभिन्न प्रकार के चतुष्कों में विन्यासित हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार के चतुष्क में ये क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं। अब पहले इसका देखेंगे, चतुष्फलकीय, उसके बाद क्रमित, क्राशित, लंबवत, टी आकार। ठीक, देखिए चतुष्फलकीय अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। चतुष्फलकीय किस में पाई जाती हैं? अधिकतर द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। उसके बाद क्रमिक किस में पाई जाती हैं? अधिकतर एक बीजपत्री पौधों में ये पाई जाती हैं। तीसरा है क्राशित, जिसके दो बीजाणु एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनता है। दो बीजाणु क्या करते हैं? एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। चौथा है लंबवत, ये सभी बीजाणु एक सीधी रेखा में होते हैं। जो लंबवत है वो क्या होते हैं? सभी बीजाणु एक सीधी रेखा में होते हैं। टी आकार, पांचवा टी आकार, इस चतुष्क में 2 बीजाणु अनुप्रस्थ रूप में और 2 लंबवत लगे होते हैं। 2 अनुप्रस्थ रूप में होते हैं बीजाणु और 2 लंबवत लगे रहते हैं। तो ये हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से प्रश्न खत्म हुआ। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।